Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Today is our 13th lecture of the information security. In the previous lectures we discussed about the access control and the physical security issues. In this lecture we discuss about the information flow of the ethical and social issues in the information system, how information flow and what is the ethical and social issues becomes in this way. Okay, so content of our lecture is, first of all we discuss about the objectives and then discuss moreover thinking about the ethical, social and political issues. We can discuss between the differentiate between these the social and political issues, how they lie in the information system, then the relationship between ethical, social and political issues, and then 5 moral dimensions of the information age, that is very important dimensions, and then impact of key technology trends, and then ethics in our information society. What is the information society? Has the ethics, analyzing ethical issues, applying ethical principle, how we analyze the ethical issue and then how we analyze the principles, conclusions, and the last references for your information and your source of knowledge that you want to increase your knowledge, then you refer this reference. First of all, I start the lecture objectives. What ethical, social and political issues are raised by? किस तरह के आप बताएं मुझे कि एथिकल इश्यूज जो हैं वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल और इश्यूज हैं आपकी डेली लाइफ में भी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपकी डेली लाइफ में भी आती हैं. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कुछ एथिक्स होते हैं आपकी जैसे हर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एथिक्स हैं किसी चीज़ के, इसी तरह आपकी दूसरी लाइफ में जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसमें भी कुछ एथिक्स हैं कि किसकी क्या एक्सेस है, किसकी क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके एथिक्स में आती हैं. ठीक है, और पॉलिटिकल इश्यूज किस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आप अपनी किसी सिक्योरिटी को इन्हेंस करते हैं तो किस किस्म की प्रिंसिपल, किस किस्म के पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं उसमें, किस किस्म के एथिकल इश्यूज आते हैं, वो चीज़ डिस्कस करेंगे हम. And then what specific principle for conduct can be used to guide ethical decisions? कि आपकी जो एथिकल डिसीजंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके डिसीजन जो आपने गाइडलाइन सेट की होती हैं, जो आपने प्रिंसिपल्स सेट किए होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को सेट करने वाले कौन है स्पेसिफिक लोग जो कंडक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें. आगे है, why do contemporary technology and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property? कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं इंटरनेट में जो ये चैलेंज करती हैं प्रोटेक्शन के लिए कि आपकी प्राइवेसी किस हद तक इंडिविजुअल होनी चाहिए, इंडिविजुअल आपकी प्राइवेसी किस हद तक होनी चाहिए और आपकी प्रोटेक्शन किस हद तक होनी चाहिए, और आपकी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और आपकी कितनी इंडिविजुअल प्राइवेसी है, कि किस हद तक आप पब्लिक फिगर्स में काम कर सकते हैं और किस हद तक आप विदाउट पब्लिक यानी एज अ प्राइवेट वर्क कर सकते हैं. दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एथिकल इश्यूज. एंड देन हाउ हैव अफेक्टेड एवरीडे लाइफ. ओब्वियसली हमारी एवरीडे लाइफ भी अफेक्टेड होती है एथिक्स की वजह से, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से. ठीक है, तो जब हमारी डेली लाइफ अफेक्ट हो सकती है तो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है. इफ़ वी डिड नॉट फॉलो द एथिक्स एंड द इश्यूज ऑफ एथिक्स, वी डिड नॉट मेंटेन द सिक्योरिटी of our systems. Then we start the introduction.
what is the ethics? Sometimes you think about the what is ethics, you did not know the right meanings of the ethics, that what is ethics. Ethics refers to the principle of right and wrong that individuals, कि एक जो आप पर्सनली आपके ऊपर कौन से आपके राइट्स हैं, क्या आप पे गलत है, क्या आपकी सही चीज़ है, ठीक है। that acting as a free moral agent used to make choices to guide their behavior। डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, आपका बिहेवियर किस टाइप का है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर। समटाइम्स हमने अपनी डेली लाइफ में भी हम कह रहे होते हैं दिस पर्सन इज़ वेरी एथिकल, कि इसमें बहुत एथिक्स हैं। क्यों कहते हैं एथिक्स? वो आपसे अच्छे से बात कर रहा होता है, उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ होती है, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, तो हम उस इंसान को एथिक्स कहते हैं, एथिकल कहते हैं। दैट पर्सन हैज़ अ वेरी गुड एथिक्स। तो एथिक्स जो है आपकी प्राइवेसी, किस हद तक आप पे राइट और रॉन्ग लागू है, आपके क्या राइट्स हैं और आप उन राइट्स से बाहर ना जाएं, उन राइट्स अपने राइट्स किसी को दें ना। तो ये सारे जो एथिक्स हैं आपको पता होना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या इसका रोल है? इंफॉर्मेशन सिस्टम रेज न्यू एथिकल क्वेश्चन फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज। यस, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, द मेन वर्ड इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़, कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो आपके न्यू एथिकल ऐसा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आप कुछ एथिकल क्वेश्चन होते हैं जो आपकी इंडिविजुअल और आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उन दोनों को पे लागू हो रहे होते हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। समटाइम्स आप कहते हैं ये मेरे पे ये लागू नहीं है, लेकिन आप उस सोसाइटी का चूँकि हिस्सा होते हैं तो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। बिकॉज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटेंस सोशल चेंज एंड दस threaten existing distribution of power, money, rights and obligations। Obviously किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल आपकी जो पैसा है या आपके राइट्स हैं या आपकी पोस्ट है या जो आपकी पावर है उसको आप किस वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी चीज़ों को गुड और बैड मैनर्स में किस लिहाज से यूज़ करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑल्सो इंक्लूड इन द एथिकल इश्यूज एंड एथिक्स। सो मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर क्लोजली लिंक्ड। ये तो आपको पता है कि जो आपके सोशल इश्यूज हैं, सोशल सर्कल है लेट्स, और पॉलिटिकल इश्यूज हैं और आपके एथिकल, ये क्लोजली लिंक्ड है। इसकी मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दे दूं। लेट्स सपोज पॉलिटिकल को ले लेते हैं, किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कर दिया या आपको इमरान खान नहीं पसंद, आप नून लीग के साथ हैं, या आपको इमरान खान के साथ हैं, आप नून लीग पसंद नहीं है, तो आप ना उनकी कोई अगर फ़नी मीम देखते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सोशली पोस्ट करते हैं, ठीक है। डेट इज़ एथिकली रॉन्ग, ठीक है। तो पॉलिटिकली, एथिकल एंड सोशल, दीज आर द क्लोजली लिंक। ये मैंने आपको एक माइनर सी एग्जांपल दी है, मैंने लिंक एक्चुअली मैं आपको लिंक बताना चाह रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यू टेक्नोलॉजीज हैज़ राइपल अफेक्टेड इन द करंट इक्विलिब्रियम, creating new ethical, social and political issues that must be dealt with an individual, social and political level। कि किसी एक पर्सन या बड़े लेवल पे इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन्स कि किस तरह आप इसको ख़त्म कर सकते हैं या किस तरह इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। The relationship between ethical, social and political issues in the information system। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इंफॉर्मेशन, जैसे आपने सिक्योरिटी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी में इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है।
पहले हम थ्योरी की तरफ चलते हैं, फिर मैं इस डायग्राम की तरफ आती हूँ। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी has ripple affected, raising new ethical, social, and political issues that must be dealt with on the individual, social, and political levels. These issues have 5 moral dimensions. इनके 5 जो बेसिक डायमेंशन है वो है इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सिस्टम इक्वालिटी, quality of life, and accountability and control. Now look at this. This is information right and obligation. दूसरा है प्रॉपर्टी राइट एंड ऑब्लिगेशन. आप एक सर्कल है, आप पूरी एक सोसाइटी है, आप उसको 5 बेसिक्स पर्पज में डिवाइड करते हैं. थर्ड वन इज सिस्टम क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. अब इंफॉर्मेशन राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है पॉलिटिकल, सोशल, एथिकल इश्यूज पे है, जो कि प्रॉपर्टी राइट और ऑब्लिगेशन दोनों पे डिपेंड है. और आगे अकाउंटेबिलिटी में कोई इतना इशू नहीं है. जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी इंडिविजुअल इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी के और पॉलिटी. तो ये आपकी डिफरेंट इनके आपस में रिलेशन है कि किस तरह आप एक सोसाइटी में रहकर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. क्लियर. आगे है 5 moral dimension द इंफॉर्मेशन स्टेज में. इंफॉर्मेशन राइट एंड ऑब्लिगेशन. What information rights do individual and organizations possesses with respect to themselves? अब यहाँ पे मैं देखती हूँ what can they protect. कैसे आप किसी एक इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, या किस तरह आप उनको एथिक्स फॉलो करवा सकते हैं, या अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको किस तरह उस इंडिविजुअल बंदे को या उस फर्म को या उन लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं. प्राइवेसी एंड वेबसाइट प्राइवेसी है, लेट्स सपोज स्पाईवेयर, कुकीज़. अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो हैं समटाइम्स आपकी लेट्स सपोज आपके पास लैपटॉप है, उसमें अब कोई आपकी चीज़ को कोई भी आपके डाटा को हैक करता है या आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करता है, चोरी हो जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज़ एथिकली रॉन्ग. दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम. साइबर क्राइम होने के साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो द एथिकल इशू. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो द सोशल इशू, हमारी सोसाइटी का इशू है. समटाइम्स पॉलिटिकल लेवल पे ऐसा हो जाता है, देन वी कैन से दैट इज़ अ पॉलिटिकल इशू. So these all are the in the linked. So we have to know about the different dimensions. So that's why I said कि आपकी इंफॉर्मेशन है तो अब उसमें कोई वायरस आ जाता है या आपकी इंफॉर्मेशन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टील हो जाती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक पर्सन पे डिपेंड करती हैं या सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं. सेकेंड है प्रॉपर्टी राइट एंड ऑब्लिगेशन. हाउ विल ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बी प्रोटेक्टेड इन अ डिजिटल सोसाइटी इन विच ट्रेसिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ओनरशिप आर डिफिकल्ट एंड इग्नोरिंग सच प्रॉपर्टी राइट इज सो ईजी. वो कह रहे हैं कि किस तरह हम ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रेडिशनल जो हमें हमेशा देखने को मिलती हैं, हम उनको किस तरह ट्रेस कर सकते हैं, किस तरह उनकी ओनरशिप सही राइट पर्सन को दे सकते हैं. ठीक है. तो उसी वो कह रहे हैं ट्रेड सीक्रेट, या तो हम अपनी चीज़ है उसका सीक्रेट रखें, कॉपीराइट्स ना करें, एंड पेटेंट लॉ. तो हम ये एक पेटेंट लॉ बना हुआ है या उसको फॉलो करें. तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं और हमें इन राइट्स को फॉलो करना होगा. अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल. Who can and will be held accountable and liable for the harm done to individual and collective information and property rights. वो कह रहे हैं कि कौन है जो अकाउंटेबिलिटी और लाइबिलिटी की गारंटी दे सकता है कि दैट इज़ अ लाइबल पर्सन एंड दैट इज़ अ अकाउंटेबल पर्सन. तो वो कह रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंफॉर्मेशन से भी आपकी
डिपेंड करती है कि किस तरह आप इसको लेते हैं। आगे है इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी। What standards of data and system quality should we demand to protect individual right and the safety of society? कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं डाटा एंड सिस्टम क्वालिटी के क्वालिटी शुड वी डिमांड टू प्रोटेक्ट, कि हम किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को प्रोटेक्ट कर सकें या इसकी सेफ्टी, सोसाइटी के राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारी सिस्टम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह के सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल किए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिक्योरिटीज इशू। क्लियर? सो आगे इसकी एग्जांपल्स दी हैं। कंप्यूटर क्राइम से बचा जाए, स्पैम, जंक ईमेल्स। हमें जो जंक ईमेल्स होते हैं जिसमें वायरस होता है, वो अगर ईमेल्स हम ओपन करते हैं तो हमारी सिस्टम की क्वालिटी तबाह हो जाती है। तो हम इन चीज़ों से, ये भी फिगर, हम नेक्स्ट ये फिगर्स पे चलते हैं, उन फिगर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा सिस्टम क्वालिटी। What standards of data, system quality is then quality of life. That is also the part of the dimensions of your information age. What values should be preserved in an information and knowledge based society? कि किस तरह की वैल्यूज़ हैं जो आप सेव कर सकते हैं, जिनको बचा सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए। Which institution should we protect from violation? ऐसे कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिनको हम बचा सकते हैं वायलेशन से। ठीक है। विच कल्चर वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस आर सपोर्ट बाय न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमें किस कल्चर को सेव करना चाहिए और किन वैल्यूज़ को बचा कर रखना चाहिए जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाए। डेट इज़ ऑल द बेसिक पार्ट्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी लाइफ जो है वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम्स, ये हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की, जिससे हमारी क्या है, हम टेक्नोलॉजीज बढ़ाएं, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ाएं। ठीक है, जिससे हमारी प्रोटेक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है। एंड आई स्ट्रेन कंडीशन रिलेटेड टू कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन यूज़, टेक्नो स्ट्रेस, ये डिफरेंट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये सारी जो टर्म्स हैं। आगे हाउ कुकीज़ आइडेंटिफाई वेब विजिटर, कि किस तरह जो कुकीज़ हैं वो, कुकीज़ एक चीज़ आती होती है कि आप कोई वेबसाइट विजिट करें तो आपकी वो जो है सेव हो जाती है। हिस्ट्री आपने समटाइम देखी है ना आपकी, तो वो हिस्ट्री किस तरह कुकीज़ में सेव होती है। ठीक है, कुकीज़ डिलीट कर दें, आपकी हिस्ट्री सेव होना नहीं होगी। तो जो जैसे विंडो आपकी है, विंडो आपने 10 कर ली है, जो भी है, उसमें आपने ईमेल आईडी एंटर की। अब आपने एक दफ़ा ईमेल आईडी एंटर कर दी तो दोबारा आप अपने लैपटॉप पे बार बार ईमेल आईडी एंटर नहीं करते, वो वहाँ पे सेव हो जाती है। ठीक है, आप वहीं पे एंटर पासवर्ड करते हैं तो समटाइम्स आपको ऑप्शन आ रही होती है कि आर यू वांट टू रिमेंबर दिस पासवर्ड। जब आप कोई पासवर्ड लगाते हैं, जब आप उसको क्लिक करते हैं येस, तो आपका वो पासवर्ड हमेशा कुकीज़ में सेव हो जाता है। और जब भी आप फेसबुक या कोई भी जीमेल अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, आपको पासवर्ड भी लगाना नहीं पड़ता। लेकिन इफ़ यू डिड नॉट वांट टू सेव योर पासवर्ड और ईमेल, देन कुकीज़ में वो सेव नहीं होता। ठीक है, तो यूज़र क्या, द वेब सर्वर रीड्स द यूज़र वेब ब्राउज़र एंड डिटरमिन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र नेम, वर्जन नंबर, इंटरनेट एड्रेस एंड अदर इन्फॉर्मेशन। वो सारा कुछ सेव हो जाता है कि किस ब्राउज़र से ये खुला है, किस आईपी एड्रेस से खुला है, इंटरनेट से किस कनेक्शन का इंटरनेट है, वो ऑल चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए आपकी इसमें कुकीज़ में सेव हो जाती है। क्लियर? द सर्वर ट्रांसमिट अ टाइनी टेक्स्ट file with user identification information called a cookie, which the user browser receive and stores on the user computer hard drive। आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में सेव होती है। When the user return to the website, the server request to control of any cookie it deposit previously the user computer। वो आपके यूज़र ऑफ कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि that he or she want to save the cookies or did not want to save the cookies। It's all depend the users
of computer. The web server reads the cookie, identify the visitor and call up the data of the user. So when sometimes you log in your email id in another sometimes browser, then you have to notification in these days to Facebook. If you log in the Facebook another of the system, that your system is login the new system, that is IP this. So this is also because of the cookies. Clear? Again, spam of everyone. Spam emails, message hacking, many kind of products and services, including scams, clogged inboxes of employee in many industries. स्पैम ईमेल से ये होता है कि आप एक्सेस हो जाती है आपको डिफरेंट इंडस्ट्री के किसी भी एम्प्लॉय की ईमेल की, या आपको डिफरेंट डाटा की, या आपके डाटा की प्रोटेक्शन नहीं रहती, ठीक है, तो आपका डाटा करप्ट हो जाता है. तो दिस इज ऑल बाय द स्पैम ईमेल. व्हाट इज़ बीइंग ऑफर्ड एंड हु करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बीइंग सोल्ड बाय. अब ये देखें, वो कह रहे हैं आपकी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं. एवरेज नंबर ऑफ स्पैम ईमेल मैसेज रिसीव्ड बाय डेली पर यूज़र. पब्लिशिंग जो है, एडवर्टाइजिंग, लीगल, रियल एस्टेट, सॉफ्टवेयर, आईटी कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, कि किस किस को किस लिहाज से वो ईमेल्स मिल सकती हैं. पब्लिशिंग को सबसे ज़्यादा मिलती हैं, तो वो परसेंटेजेस हैं जो उन्होंने प्रोमोग्राफ में भी लिखी हुई है एंड द बार चार्ट में भी लिखी हुई है. नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स. 4 की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एथिकल स्ट्रेसेस एंड दे आर समराइज्ड इन द टेबल 4.2. दिस इज़ द टेबल 4.2. ट्रेंड लिखे हुए हैं और उनके इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं. यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड बाय योर सेल्फ. बस मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें डिफरेंट वो हैं कि डाटा स्टोरेज को ये कंप्यूटर पावर, डाटा एनालिसिस और उनके इम्पैक्ट क्या हैं. आगे नेटवर्किंग एडवांसेस और मोबाइल डिवाइस इम्पैक्ट, इनके इम्पैक्ट जो हैं वो किस किस तरह हैं. मैं इसको डिटेल में बताती हूँ. द डबलिंग ऑफ कंप्यूटर पावर एवरी 18 months has made it possible for most organizations to use information system for their core production processes. As a result, our dependence on system and our vulnerability to system error and poor data quality have increased. इसका मतलब है, वो कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में हर आपके 18 मंथ के बाद आपकी कंप्यूटर जो पावर है वो डबल हो जाती है. उससे क्या होता है कि आपकी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज़, एरर और पुअर जो डाटा क्वालिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है. एडवांस इन डाटा स्टोरेज टेक्निक में क्या है, एडवांस इन डाटा स्टोरेज टेक्निक्स हैव इनेबल फॉर द मल्टीप्लाइंग डाटाबेसेस ऑन इंडिविजुअल मेंटेन बाय प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, मेकिंग द वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी बोथ चीप एंड इफेक्टिव. कि जो एडवांस इन डाटा स्टोरेज टेक्निक है वो इनेबल करती है कि डिफरेंट डाटा बेसिस से मल्टीप्लाई करती है, डाटा बेसिस को देखती है, जो आपके डाटा बेस से मैच करती है वो इंडिविजुअल्स को मेंटेन करती है. आगे एडवांसेस इन डाटा एनालिसिस टेक्निक enable companies and government agencies are profiling to determine detailed information about individuals' habit and tests and create dossiers and detailed information. कि आपकी डिफरेंट टेक्निक्स को एनालाइज करती हैं कि कौन सी टेक्निक कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है और कौन सी टेक्निक कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है. उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हैबिट्स बनाती है और इंडिविजुअल को या कंपनी को उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं. आगे है अ न्यू डाटा एनालिसिस टेक्नोलॉजी कॉल्ड नॉन ऑब्वियस रिलेशन अवेयरनेस, नोरा जिसको कहते हैं, कैन टेक इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल फ्रॉम many disparate sources such as employment application, telephone record, customer listing and wanted list and correlated relationship to find obscure hidden connections that might help identify criminals and terrorists. कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने लिस्ट बनाई होती है उसमें क्रिमिनल्स की हो सकती है, टेररिस्ट की हो सकती है, उसमें डिफरेंट
आपके रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, आपकी फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स सकते हैं। इट्स ऑल दैट इज़ अ नॉन ऑब्वियस रिलेशन अवेयरनेस। ऑल्सो नेटवर्किंग एडवांसेस क्या है, कॉपीराइट डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर एंड एक्सेसिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन आर सच ईजियर नाउ। कि आपका जो कह रहे हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की एक्सेस आप जो करते हैं, ठीक है, रिमोट लोकेशन जो है, मोबाइल डिवाइस ग्रोथ इम्पैक्ट इंडिविजुअल सेल फोन में बी ट्रैकिंग विदाउट यूज़र कंसेंट और नॉलेज। कि एक बंदा है वो आपको पता भी नहीं है और आप ट्रैक हो रहे हैं आपकी सिम के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू, आपकी जो लोकेशन है जीपीएस के थ्रू वो आपको लोकेट कर रहे होते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं नेटवर्किंग एडवांस से है कि किस तरह आप मोबाइल एडवांस डिवाइस की जो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉन ऑब्वियस रिलेशन अवेयरनेस। नोरा जो है उसमें क्या है, वॉच लिस्ट इज इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम्स, कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम्स, क्योंकि ये भी आपका रिकॉर्ड रहता है डेटाबेसिस में, टेलीफोन रिकॉर्ड्स आपके सबके। कभी ऐसा क्राइम हो जाता है तो वहाँ के टेलीफोन रिकॉर्ड्स भी निकालने पड़ते हैं कि कौन किससे बात कर रहा था, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स भी होते हैं, कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम्स भी होते हैं कि समटाइम्स आपके बाद में ट्रांजैक्शन के इश्यूज होते हैं वो भी आपके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम्स, काफ़ी कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और वहाँ पे कुछ को अरेस्ट किया जाता है, ये भी आपने रिकॉर्ड रखना होता है। वॉच लिस्ट भी आप देख रहे होते हैं, इसमें सबके नाम स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मैच करते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे मैच हो रहा होता है तो वो निकाल देते हैं, अगर नहीं मैच हो रहा तो वो नहीं देखते। आगे है एथिक्स इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ एथिक चॉइसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबिलिटी, accepting the potential cost, duties and obligations of one's decision accountability। कि वो कह रहे हैं कि किसी की पोटेंशियल कॉस्ट जो है, ड्यूटीज़ है और ऑब्लिगेशंस है किसी एक डिसीजन की, उसकी अकाउंटेबिलिटी, इसको एक्सेप्ट करना है, डेट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेट इज़ आगे नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, अ फीचर ऑफ सिस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। Accountability means that mechanisms are in place to determine who took responsible action and who is responsible for an action। कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबल एक्शन या किसी ऐसा एक्शन जो है जिसको लिया जाता है जिसके मैकेनिज्म को, डेट इज अकाउंटेबिलिटी। लायबिलिटी रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ that permit individuals to recover the damage done by them by other actors। कि अगर किसी से कोई नुकसान हो गया है तो उसके लॉ के अकॉर्डिंग उसको परमिशन दी जाती है कि आप उसका नुकसान पूरा करें, डेट इज़ लायबिलिटी। या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन का कोई मसला हो गया तो वो अपने उस नुकसान को पूरा करे, डेट इज़ लायबिलिटी। ड्यू प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट लॉज आर नोन एंड अंडरस्टूड बाय ऑल and that individual can appeal to higher authorities to ensure laws were properly applied। और इन चीज़ों को अथॉरिटीज़ वगैरह को देख के वो अप्लाई करते हैं लॉज। आगे है एनालाइजिंग एथिकल इशू, अ 5 स्टेप प्रोसेस इन इज सजेस्टेड। अब उसमें कौन कौन से हैं, आइडेंटिफाइंग द फैक्ट, डिफाइनिंग द कन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व। Third, identify the stakeholders, identifying option that can be taken, identifying potential consequences of action। कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है जिससे आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह एनालाइज एथिकल इशू किया जाता है। आपको फैक्ट्स का पता होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होनी चाहिए, आपको स्टेक होल्डर्स का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंट ऑप्शन जो कि आप पिक कर सकते हैं, जो आपके पास चॉइसेस हैं उनका पता होना चाहिए, आपको पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए और उनके एक्शंस का कि किस तरह हम इनको एक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। आगे है अप्लाइंग एथिकल प्रिंसिपल, ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल सच एज द AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन टेक ऑन स्पेशल राइट एंड ऑब्लिगेशन because of their claim to knowledge and wisdom। Professional code of conduct are
promulgated by association of professional to take responsibility for the partial regulation of their profession। ये कहते हैं डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म्स का एक ग्रुप बनाया जाता है, जैसे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक स्पेशल राइट एंड ऑब्लिगेशन किया, क्योंकि वहाँ पे लोग क्लेम करते थे अपनी नॉलेज का और अपने विजडम का क्लेम करते हैं। वहाँ पे इतने प्रोफेशनलिज्म लोग हैं, वो हर कोई एक न्यू चीज़ बताते हैं, हर कोई एक न्यू आइडेंटिफाई करता है कि येस आई हैव दिस नॉलेज सो आई कैन टेक दिस डिसीजन। ठीक है, उस प्रोफेशन कोड कंडक्ट को आगे वो प्रोलॉन्ग करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं, उनको देखते हुए वो सारा काम कर। आगे है एथिकल डिलेमास आर क्रिएटेड। कौन कौन से डिलेमास हैं जिनको क्रिएट किया जाता है? When one set of interests is pitted against another, for example, when the right of the company to prevent its workforce from wasting company resources are pitted against the right of employers to privacy। एथिकल डायलेमा में वो कह रहे हैं कि एक साइड जो है वो इंटरेस्ट शो कर रहा होता है दूसरे से किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल व्हेन द राइट ऑफ द कंपनी टू प्रिवेंट इट्स वर्कफोर्स, कि एक जो कंपनी का राइट है अपनी वर्क फोर्स कर रहा है और अपने कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है, उनको किसी अच्छी जगह यूज़ नहीं कर रहा, तो डैट इज़ राइट उसका कि वो जो एक एम्प्लॉय है वो सही काम नहीं कर रहा, तो कंपनी का राइट है कि वो उससे प्राइवेसी रखे या उसको निकाल दे। आगे कंक्लूजन है, व्हाट एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर रेज्ड बाय इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम से इश्यूज हैं। वो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूसिंग चेंज फॉर विच लॉज एंड रूल्स फॉर एक्सेप्टेबल कंडक्ट हैव नॉट येट बीन डेवलप्ड, कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं, लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या जो बनने चाहिए जिनको हम डेवलप नहीं कर पाते। increasing computing power, storage and networking capabilities including the internet expand to reach the individual organization action and magnifying their impacts. These are the different impacts that we did not use and we did not claim on them. So these are the very ethical issues that we use in our daily lives. तो ये जो डिफरेंट एथिकल इश्यूज हैं इनको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। बस यही आज का हमारा लेक्चर था। ओके, अल्लाह हाफिज़।